खतरनाक होता है, इसको लेकर के वैश्विक स्तर पर कोई प्रयास किए गए हैं क्या? और भारत के लेवल पे क्या किया गया है, वो सारा अपन ने देखा। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडियन स्पेस पॉलिसी। चलो भाई, इधर ध्यान देना। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, इंडियन स्पेस पॉलिसी। भारत सरकार 2023 के अंदर स्पेस को लेकर के हमारा क्या विजन होना चाहिए, डेवलपमेंट का या अनुसंधान का क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए, इसलिए लेकर के आई इंडियन स्पेस पॉलिसी, जो कि बहुत लंबे समय से इसका वेट किया जा रहा था। स्पेस सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट को लेके एक प्रॉपर पॉलिसी हो हमारे पास में, और फाइनली 2023 के अंदर ये पॉलिसी लाई गई। अब क्यों चाहिए हमारे को स्पेस के फील्ड के अंदर पॉलिसी, क्या इसकी रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस ये है कि समय के साथ में स्पेस का फील्ड बहुत ज्यादा बदल गया है, इसके अंदर स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज के टाइम के अंदर आपका जो आज का टाइम और फ्यूचर के अंदर आप स्पेस के अंदर बड़े लेवल पर कमर्शियल एक्टिविटीज, टूरिज्म और इवन उसका वेपनाइजेशन होते हुए भी देखोगे, जबकि अभी स्पेस केवल और केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए या अनुसंधान के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स बढ़ने वाले हैं, स्पेशली इसका कमर्शियल एस्पेक्ट बढ़ने वाला है। और कमर्शियल जो आपकी गतिविधियां होती है वो करती हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। हमारा इसरो इसलिए स्थापित नहीं किया गया है कि इसरो स्पेस की फील्ड में कमर्शियल एक्टिविटीज करे। उसका काम है अंतरिक्ष अनुसंधान करना, स्पेस के फील्ड के अंदर नई नई रिसर्च करना, नए नए काम करना, ताकि भारत के विकास के अंदर, भारत की कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट जो है उनको फुलफिल करने के अंदर काम किया जा सके, मानवता के लिए काम किया जा सके। तो फिर जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो करती हैं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, और उनके डेवलपमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि वो आकर के ग्रो कर सकें। और उसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी जो है वो आपकी लाई गई। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय निजी कंपनियों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इंडियन प्राइवेट कंपनीज इन स्पेस सेक्टर। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति हो रखी है स्पेस के फील्ड में, कि अगर हम स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात करें, कि स्पेस के फील्ड में जो जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, अगर अपन उसको कंबाइंड लेवल पे बात करें, तो भारत उसके अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पीछे है। जहां पे पैसा कमाने की बात आ रही है हम बहुत पीछे हैं, लेकिन जहां पे भी बात आती है अंतरिक्ष अनुसंधान की, तो वहां पे आप देखोगे कि नासा के नेक टू नेक, मतलब कि चलो 19-20 का फर्क मान लेते हैं, बाकी जैसा नासा काम कर रहा है या दूसरी स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं, उनके जैसा का जैसा काम जो है वो इसरो भी कर रहा है। उनसे एक कदम या दो कदम आप नीचे मान सकते हो, लेकिन हम लगभग उनके टक्कर में हम चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है पैसे कमाने की, तो हम उनके आसपास भी नहीं हैं। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अपन बात करते हैं, देखना भाई, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है, स्पेस इकोनॉमी, वर्तमान समय में ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है वो है आपके 360 बिलियन डॉलर, 360 अरब डॉलर की स्पेस इकोनॉमी वर्तमान समय में चल रही है, जिसके अंदर भारत का जो पार्टिसिपेशन है वो केवल और केवल 9.6 बिलियन डॉलर है। ये 3% से भी कम है। अब आप कहोगे कि साहब इंडिया का 3% मतलब अपने आप में तो ठीक ही है, 100 में से 3%, इतने सारे देश हैं, 200 देश हैं विश्व के अंदर, तो ठीक ही है। ठीक कैसे है? क्या 200 के 200 देश जो है वो स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। हार्डली आप ये देखोगे 10-12 जो कंट्रीज है ना, उनके पास में स्पेस के फील्ड में काम करने लायक कुछ सौदा सामान है, और उसमें भी आप देखोगे तो 6-7 कंट्री ही हैं ऐसे जो आपके स्पेस के फील्ड के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है हमारा इंडिया। यानी कि 6 देश, 7 देश जो पूरे विश्व के अंदर आपके स्पेस के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, और उनमें इंडिया जो है। तो अब आप सोच के देखो, पूरी जो आपकी स्पेस इकोनॉमी है उसके अंदर जो 6-7 इंपॉर्टेंट देश आपके काम कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे फायदे उठा रहे हैं, उसमें इंडिया केवल 3% पर है। हमारा उसके अंदर पार्टिसिपेशन केवल 3% है। यानी कि जहां पे भी फ्री फोकट में काम करने की बात आ रही है, साइंस के लिए काम करने की बात आ रही है, मानवता के लिए काम करने की बात आ रही है, हम सबसे आगे। और जैसे ही पैसे कमाने की बात आती है हम सबसे पीछे। तो ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, और ये पार्टिसिपेशन कौन बढ़ाएगा? प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां। तो हमें उनको प्रमोट करना होगा, प्रोत्साहन देना होगा। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय निजी कंपनियों को बढ़ावा देने का हमने प्लान किया है या उद्देश्य रखा है। वर्तमान में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी को हमको बढ़ाना है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में
सॉरी वैश्विक स्तर पर जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में वो $360 बिलियन है, जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन केवल $9.6 बिलियन है। ये जो हमारी इंडियन स्पेस पॉलिसी है, इसके तहत हमने ये टारगेट लिया है कि 2030 तक हम भारत की जो स्पेस इकोनॉमी है उसको $9.6 बिलियन से बढ़ा करके $60 बिलियन तक लेकर के जाएंगे। $60 अरब तक हम इसको लेके जाएंगे। प्लस स्पेस के फील्ड में हम 2 लाख से भी ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं या रोजगार हैं उनको जनरेट करवाएंगे। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी आपके टारगेट हो जाता है। उसके लिए प्रॉपर एक हमने विजन या फिर आपका जो रोड मैप है वो इस पॉलिसी के तहत तैयार किया है। अब ये जो पॉलिसी है इसमें ज्यादा कुछ बातें नहीं करी हुई, इसके अंदर जो सामान्य बातचीत की गई है सरकार द्वारा अपन उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल इस पॉलिसी में जो बातें की गई उसको अगर आप समराइज करो तो आपको समझ में आएगा इस स्पेस पॉलिसी के अंदर 4 स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स हितधारक को बोलते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो 4 स्टेक होल्डर्स हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर है वो है आपके प्राइवेट सेक्टर की भारतीय कंपनियां, जिनके डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल ये काम किया जा रहा है। उनको इस पॉलिसी के अंदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी यानी कि एनजीई के नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी बोल देने से क्या होता है ना, काफी सीमित हो जाती है चीज। जब आप बोलते हो नॉन गवर्नमेंट एंटिटी यानी कि गैर सरकारी कोई भी संस्था है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आपके गवर्नमेंट वाली चीजों को छोड़ के सब आ जाएंगे उसके अंदर। अदरवाइज आप प्राइवेट सेक्टर बोलते हो या निजी कंपनी बोलते हो तो फिर पर्टिकुलर कुछ कंपनियां होंगी या जो उस कहते हैं परिभाषा में आएंगी, सिर्फ उसी को फायदा मिल पाएगा। तो सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से इसके अंदर जो ये शब्द को यूज किया है। तो एक स्टेक होल्डर तो ये है। दूसरा स्टेक होल्डर जिसके बारे में सरकार ने बात करी है इस स्पेस पॉलिसी में वो है अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एक नोडल एजेंसी के रूप में इसके अंदर नियुक्त किया गया है कि साहब इसका काम क्या होगा, एज ए नोडल एजेंसी काम करना। नोडल एजेंसी क्या होती है, एक ऐसी एजेंसी होती है जो कोऑर्डिनेशन बनाती है। नोड का मतलब होता है केंद्र, सेंटर, ठीक है। सेंटर मतलब बीच का सेंटर नहीं, एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा सेंटर जहां से आप चीजों को कोऑर्डिनेट करते हो, समन्वय स्थापित करते हो, जहां से चीजों को आप मॉनिटर करते हो और अगर जरूरत पड़े तो आप उनको कंट्रोल करते हो, संचालित करते हो, ऑपरेट करते हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या अंतरिक्ष विभाग जो है वो स्पेस की फील्ड में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको लेकर के नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। और जब नई नई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आएगी तो इस फील्ड के अंदर आपकी कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उसी के साथ साथ में बढ़ेंगे विवाद। तो जो भी आपके किसी भी प्रकार के विवाद आते हैं या किसी भी प्रकार के आपके डिस्प्यूट्स आते हैं, उन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए पूरा का पूरा एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार करेगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इट विल क्रिएट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग स्पेस एक्टिविटीज डन बाय वेरियस इंडियन स्पेस कंपनीज। तो ये आपके दूसरा स्टेक होल्डर हो गया। उसके बाद में तीसरा स्टेक होल्डर जो है भारत सरकार ने नियुक्त किया, जिसके बारे में सरकार ने बात करी, वो है आपके एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अपन ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं भाई। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को रिसेंटली सरकार द्वारा स्थापित किया गया था हमारे यहाँ पर घरेलू उद्योगों का विकास करने के लिए, कि घरेलू उद्योग जो है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, क्षमता निर्माण किया जाए, उनको तकनीकी हस्तांतरण किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, उनके साथ मिल करके एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी के जो पार्ट्स हैं वो बनाए जाएं, ताकि उनको हम कमर्शियल लेवल पर भी हेल्प कर पाए, छोटा मोटा फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प कर पाए और छोटी मोटी टेक्नोलॉजी हम उनको ट्रांसफर कर पाए। याद आ रहा है, अपन ऑलरेडी एनएसआईएल के बारे में बात कर चुके हैं। तो एनएसआईएल जो है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, कि हमारे यहाँ पे भारतीय जो निजी कंपनियां हैं उनकी क्षमता निर्माण के लिए ये काम करेगा। और ये क्या करेगा, तो इसरो की जो भी टेक्नोलॉजीज और प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कमर्शलाइज करेगा। कमर्शलाइज करने का मतलब क्या है कि इसरो को जो भी चीजें चाहिए वो चीजें हम एनएसआईएल के माध्यम से बनवाएंगे प्राइवेट सेक्टर से, पहली चीज। दूसरी चीज, इसरो के बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑफन यूज में नहीं आता है। ऑफन यूज का मतलब ये हो गया कि रेगुलर यूज में नहीं आता। भाई इसरो कौन सा हर दिन आपके लॉन्चिंग कर रहा है, ठीक है ना। महीने में एक लॉन्च होता है या कभी कभार 2 लॉन्च हो जाते हैं, कभी कभार 3-3 महीने तक एक लॉन्च नहीं होता है। तो उस टाइम पे वो जो आपका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो खाली ही तो पड़ा है, तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को दे दो किराए पे। तो इससे दोनों का फायदा होगा। दोनों का फायदा ऐसे होगा कि जो आपका इसरो है उसको रेवेन्यू मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को अपना अलग से लॉन्च पैड, लॉन्चिंग सिस्टम्स ये सब डेवलप नहीं करने पड़ेंगे। कितने बड़े स्तर पे उसका पैसा बच जाएगा। प्लस जब वो इसरो के इन सिस्टम्स को यूज करेगा तो उसको अपने आप से एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ यार ये कैसे काम होता है। भाई आप में से मोस्ट ऑफ ने गाड़ी चलाना सीखा होगा, ठीक है,
कितनों के पास में खुद की गाड़ी है? नहीं है। दोस्त की गाड़ी कभी वो लेके आया, भाई यार चला दे यार थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ा तुमने उसको देखा कैसे चला रहा है वो, ठीक है, उसके बाद में कभी कभार आपने चला लिया और आप सीख गए। तुम्हारे पास तो तुम्हारी गाड़ी नहीं है, फिर भी तुम सीख गए। तुमको पता चल गया कि हाँ भाई स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, गियर क्या होता है, सीट कवर क्या है, सीट किस टाइप की होती है, इस चीज का अच्छा है उसका अच्छा नहीं है, एयरबैग्स नाम की चीज होती है, जबकि तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है तुम्हारी, पर फिर भी तुमको इसके बारे में पता चला ना, बेसिक लेवल पे सही लेकिन पता चला। तो वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जब उन प्लेटफॉर्म्स को, उन टेक्नोलॉजी को यूज करेगी तो बदले में देखिए इसरो को पैसे, तो इसरो को मिल गया रेवेन्यू, प्लस छोटा मोटा जब उनको एक्सपीरियंस होगा तो वो उस एक्सपीरियंस को आगे चल के अपने लिए काम में ले पाएंगे और इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर इजीली ग्रो कर पाएगा, उसको शुरुआती स्तर पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और वो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए अपने संसाधन और अपना एफर्ट बचा पाएगा ताकि वो ग्लोबल लेवल पे compete कर सके। ठीक है, तो ये कमर्शलाइज करेगा इसरो की टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स को ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, साथ ही साथ में इसरो को रेवेन्यू जो है वो प्राप्त हो सके। चौथा जो स्टेक होल्डर इस स्पेस पॉलिसी में बोला गया वो है आपका इन स्पेस। इन स्पेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसको भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है स्पेस सेक्टर के अंदर काम करने वाली भारत की निजी कंपनियों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए कि साहब उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। उनको कोई भी काम करवाना है, उनसे रिगार्डिंग या उनके रिलेटेड कोई भी काम है तो वो सारे काम कहाँ पे हो जाएंगे या कौन देखेगा, तो वो देखेगा इन स्पेस। ठीक है, ताकि फटाफट से आपके काम हो और उनके कामों उनको कहते हैं अपने कामों के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या प्रशासनिक जो जटिलताएं होती है, रैट टेपिज्म हो गया जैसे आपका, लाल फीताशाही कि जहां पे लेट लतीफी होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है, भ्रष्टाचार रहता है क्योंकि 50 एजेंसीज होंगी, इससे ये एनओसी लेके आओ, इससे ये सर्टिफिकेट लेकर आओ, ये इससे ये अप्रूवमेंट लेकर के आओ, तो हर जगह जो है वो कोई ना कोई आपका भ्रष्ट व्यक्ति बैठा हुआ होगा या फिर कोई आपके निकम्मा व्यक्ति बैठा होगा, तो अननेसेसरी या तो वो पैसे खाएगा या फिर अननेसेसरी वो क्या करेगा, चीजों को डिले करेगा। तो इसके बजाय अलग से एक डेडिकेटेड एजेंसी बना दी गई जिसका नाम है इनस्पेस। इनस्पेस क्या करता है, ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की भांति व्यवहार करता है। इकोनॉमी आपके हुआ नहीं है ना, आप जब चल रहा है, हाँ, तो इकोनॉमी में आपने पढ़ा एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम। आप आगे पढ़ोगे भी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपके बहुत सारे काम एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे हो जाते हैं। तो ये स्पेशली काम में लिया जाता है निजी क्षेत्र की कंपनियों के संदर्भ में, जो आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके लिए, या फिर बाहर से आने वाले निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग काम देखते हैं और उनके अलग अलग जगह पे ऑफिसेस होते हैं, अलग अलग तरीके के अधिकारी कर्मचारी वहां पे काम कर रहे होते हैं, सबका अपना माइंडसेट होता है, कोई चीजों को लेके बहुत स्मूथ होता है, कोई चीजों को लेके बहुत रिजिड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी उनको दिक्कतें आ सकती हैं इन्वेस्टमेंट करने में या फिर इंडस्ट्री को स्थापित करने में या फिर इंडस्ट्री को चलाने में। तो यदि सरकार चाहती है निवेश को आकर्षित करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए हमारे पास में, ठीक है, साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है, तो इस कंडीशन के अंदर सरकार क्या करती है, एक इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करती है, स्थापित करती है, जिसे कहा जाता है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एकल खिड़की व्यवस्था, जहां पे किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो भी आपको काम करवाना है वो सारा एक ही छत के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे के वैसे स्पेस के फील्ड के अंदर अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्लियरेंस चाहिए, कोई ऑथराइजेशन चाहिए, तो आप इन स्पेस के पास चले जाओ। स्पेस के फील्ड में जो वेरियस स्पेस एक्टिविटीज, अंतरिक्ष गतिविधियां की जा रही है, उनको प्रमोट करने का, प्रोत्साहन करने का काम कौन करेगा, इन स्पेस करेगा। जो भी अंतरिक्ष गतिविधियां की जा रही है उनका सुपरविजन या निरीक्षण करने का, पर्यवेक्षण करने का काम कौन करेगा, तो इन स्पेस करेगा। ठीक है, तो इट विल एक्ट एज सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एंड ऑथराइजेशन सेंटर फॉर स्पेस एक्टिविटीज। यह अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था एवं क्या कहते हैं आपके ऑथराइजेशन यानी कि अधिकृत करने वाले सिस्टम के रूप में काम करेगा। तो ये अपने इंडियन स्पेस पॉलिसी के अंदर सरकार ने बात करी कि 4 स्टेक होल्डर्स हैं, सबके रोल जो है वो सरकार ने इसके अंदर सुनिश्चित किए हैं कि उनकी क्या क्या भूमिका है भारत के अंदर स्पेस के फील्ड को डेवलप करवाने की, इस रोड मैप या फिर विजन के अंदर। समझ में आ गया? तो ये इंडियन स्पेस पॉलिसी, ये लॉन्ग अवेटेड स्पेस पॉलिसी थी, बहुत लंबे समय से हमारे को इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इससे पहले स्पेस पॉलिसी को लाए हुए बहुत जमाने हो चुके हैं, वो कोई इतनी इम्पैक्टफुल थी भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे इतना कुछ पावरफुल स्पेस के फील्ड में रिसर्च नहीं हो रहा था, इसरो इतना पावरफुल नहीं था। आज के टाइम में हमारे को जरूरत है, प्लस स्पेस का जो क्षेत्र है
वो शिफ्ट हो रहा है। अब अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ-साथ बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ ये सब होने वाली है और भविष्य के अंदर जो है वो शायद इसका मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाए, तो हमको उसके लिए पहले से थोड़ा तैयार रहना चाहिए। चलो लिखो देखें इसको। भारतीय अंतरिक्ष नीति, इंडियन स्पेस पॉलिसी। चलो तो स्पेस को लेकर के मोटा-मोटी जो चीज़ें थी, वो सारी अपन ने देख ली भई। अब कुछ एक छोटे-मोटे फैक्ट्स और हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेस की फील्ड में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के बारे में, क्योंकि आगे चल के प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में अभी से आइडिया रहना चाहिए। भारत के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं, उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 7-8 कंपनियां हैं। उनमें से भी अपन सारी तो नहीं, 4-5 यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहली है आपके स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, उसके द्वारा विक्रम नाम का एक रॉकेट या प्रक्षेपण यान बनाया गया है। फिर है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण नाम का रॉकेट या प्रक्षेपण यान बनाया है खुद का। ये दोनों कंपनियां जो हैं, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस, ये दोनों लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान या रॉकेट बनाने के फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत तगड़ा काम कर रही हैं भाई। फिर है आपके बेलाट्रिक्स और ध्रुव स्पेस। ये दोनों कंपनियां सैटेलाइट बनाने के फील्ड में काम कर रही हैं काफी अच्छा। सैटेलाइट या उपग्रह अलग चीज होता है, पेलोड होता है वो, जिसको आप रॉकेट के ऊपर लगा करके और अंतरिक्ष में भेजते हो। ठीक है, तो ये दो कंपनी आपके लॉन्च व्हीकल प्रक्षेपण यान से रिलेटेड है और ये दो कंपनी आपके सैटेलाइट्स या फिर उपग्रहों के निर्माण से संबंधित हैं। वैश्विक स्तर पर अगर अपन बात करें ग्लोबल लेवल पर, जो स्पेस के फील्ड में काम करने वाली कोई इंपॉर्टेंट प्राइवेट कंपनीज, तो आप वैसे नाम जानते ही हो, स्पेस एक्स कंपनी है भाई, जो इलॉन मस्क की है। फिर है आपके ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी, जो अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस की कंपनी है, जो स्पेस के फील्ड में काम करती है। उसके बाद में है वर्जिन गैलेक्टिक, जो वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं रिचर्ड ब्रैंसन, उनकी वर्जिन ग्रुप की ही आपकी वर्जिन गैलेक्टिक नाम की स्पेस के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। आपने अगर वर्जिन एयरलाइंस या अपने यहाँ पे पहले पुराने टाइम में वर्जिन मोबाइल चला करते थे, ठीक है, तो वो जो कंपनी है आपकी ग्लोबल लेवल पे काम करती है, उसके ओनर है रिचर्ड ब्रैंसन और उन्हीं की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। ये आपके तीन काफी इंपॉर्टेंट स्पेस के फील्ड में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे तो स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये आपके अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ स्पेस टूरिज्म के ऊपर, दोनों के ऊपर काम करती है और अच्छे लेवल पे काम कर रही है। जबकि ये जो ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक है, इन दोनों का मोस्टली फोकस स्पेस टूरिज्म के ऊपर है। अंतरिक्ष अनुसंधान से इनको ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज करनी है, इनको पैसा कमाना है। स्पेस एक्स जो है वो होल सोल आपका थोड़ा सा इसका डिफरेंट एम है, डिफरेंट इसकी चीजें हैं। इसके कारण से अंतरिक्ष अनुसंधान भी बहुत भयंकर लेवल पे कर रहे हैं आपके, और साथ ही साथ में आपके स्पेस के फील्ड में टूरिज्म और दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज को लेकर के भी आपके काम कर रहा है। इनका टूरिज्म पे ज्यादा फोकस है। इनका टूरिज्म के साथ साथ दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज और अंतरिक्ष अनुसंधान।
अब आपको कोई दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज क्या है, आज के टाइम में नासा के मोस्ट ऑफ जो सैटेलाइट्स हैं वो सारे स्पेस एक्स छोड़ रहा है, सारे के सारे। और अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली जो हमारे सुनीता विलियम्स और वो वहां पे स्पेस स्टेशन पे फंस गए थे, तो उनको वापस लेने के लिए भी जो आपका लॉन्च व्हीकल गया था वो स्पेस एक्स का गया था, जबकि जाना था बोइंग का। बोइंग भी कंपनी है भाई, वो भी इसी फील्ड में काम कर रही है, तो उसका था प्रोजेक्ट, उसी के नाम से वो कतन सारी चीजें हो रही थी, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई वो वापस उनको लेकर गए। लेकिन उसके अंदर आपकी दिक्कत आ गई, गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई तो फिर अब आप वहां पे फंस गए तो फिर स्पेस, बाकियों की इतनी औकात है नहीं। स्पेस एक्स ने कहा कि हम निकाल के लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने लेवल पे पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल बनाया, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए, उसमें लग गया काफी सारा टाइम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आपको हमको मजाक लगता होगा कि सब पीएसएलवी जीएसएलवी यूं बना दो, धड़ाधड़ बना दो, ऐसा नहीं होता भाई। लॉन्च व्हीकल बनाने में बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए टाइम लगा तब तक आपकी सुनीता विलियम्स को वहां पे फंसे रहना पड़ा। तो बाद में आपके स्पेस एक्स कंपनी का लॉन्च व्हीकल गया आपके, और वो उनको लेकर के आया वापस से। तो ये आपके स्पेस के फील्ड में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर की ग्लोबल लेवल की कंपनियां। अब कुछ एक अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के या फिर भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, स्पेस ट्रैवलर्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है राकेश शर्मा, जो 1984 के अंदर यूएसएसआर की सहायता से अंतरिक्ष में गए थे। ये यूएसएसआर के सोयूज T11 नाम के प्रक्षेपण यान या रॉकेट से साल्यूट 7 नाम का उनका स्पेस स्टेशन था यूएसएसआर का, उस पर इनको भेजा गया था। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको पता ही है। कब भेजा गया था इनको? 1984 के अंदर। किससे भेजा था हमने, किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से भेजा था, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपकी कल्पना चावला, सबसे पहले हमारे जो अंतरिक्ष यात्री रहे हैं और भारतीय अंतरिक्ष यात्री कोई रहे हैं अभी तक, तो वो ये एक इकलौते आपके राकेश शर्मा है। उसके बाद में नेक्स्ट थी कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। ऑल दो ये भारतीय थी, लेकिन स्पेस के फील्ड में इनको जबरदस्त इंटरेस्ट था, तो उसके बाद में ये पढ़ाई करने के लिए आपके यूएसए चली गई। आगे वहीं पे इन्होंने स्पेस के फील्ड के अंदर आपके रिसर्च और करना शुरू किया, और देन ये आपके एस्ट्रोनॉट या फिर अंतरिक्ष यात्री भी बनी। तो पहले भारतीय थी, बाद में इन्होंने जो है वो यूएस की सिटीजनशिप इनको दे दी गई थी। तो ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। और ये आपके चर्चा में क्यों रही? तो अनफॉर्चुनेटली नासा का कोलंबिया नाम का एक स्पेस शटल था जो इनको लेकर के अंतरिक्ष में गया था, और वो जब वापस आ रहा था तो उस टाइम पे उसके अंदर जो हीट शील्ड है वो गड़बड़ हो गई। हीट शील्ड जो बाहर से आपके जबरदस्त घर्षण या फ्रिक्शन के कारण जनरेट होने वाले हीट को रोकने का काम करती है, प्लस इनके अंदर का जो सिस्टम, कूलिंग सिस्टम था, वो गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण से वो जो आपका कोलंबिया स्पेस शटल जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंट्री किया, विद इन सेकंड्स वो आग के गोले में तब्दील हो गया, और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड थे वो सारे के सारे शहीद हो गए भी। ठीक है, उनमें से एक थी हमारी कल्पना चावला। तो ये आपके 2003 का जो नासा का कोलंबिया स्पेस शटल एक्सीडेंट या डिजास्टर हुआ था, उसके अंदर ये शहीद हो गई थी। फिर है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है ये भी इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये अभी चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर नाम का जो स्पेस क्राफ्ट था उसके अंदर दिक्कत आ गई, जिसके कारण से इनको काफी लंबे समय तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आपके फंसे रहना पड़ा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके राजा जॉन वरपुतुरचारी। राजा जॉन वरपुतुरचारी जो हैं, ये सुनीता विलियम्स के बाद में इंडिया के या यूं कह सकते हो इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स जो हैं, कल्पना चावला के बाद में सुनीता विलियम्स ही थी भाई। अभी आप लोग अभी सुन रहे हो या अभी थोड़े पिछले 5-10 सालों से चर्चा में नहीं। ठीक है, जो अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सब अभी चर्चा में रह रहे हैं, लोग बाग अब हर कोई जान रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनीता विलियम्स बहुत पहले से हैं भाई, बहुत पहले से। तो ये बहुत पहले आपके 2006 या उसके आसपास जो है ये आपके अंतरिक्ष में जा चुकी थी। अभी ठीक है, सोशल मीडिया के कारण से लोग बाग ज्यादा जानने लगे, वो एक अलग बात है। तो ये बहुत पुरानी अंतरिक्ष यात्री हैं। उसके बाद में राजा जॉन वरपुतुरचारी नाम के इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति हैं, अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, ये भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं भाई। ठीक है, और ये बहुत स्पेशल, आपको ये नाम याद रखना है, बहुत स्पेशल रहेगा ये नाम, क्योंकि ये जो राजा जॉन वरपुतुरचारी हैं, ये नासा का जो आर्टेमिस मिशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत चंद्रमा के ऊपर मानव मिशन करने वाला है नासा, उस टीम के अंदर इनको भी भेजा जाएगा। हमने उसमें बात करी थी भी कि फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा जाएगा और पर्सन ऑफ कलर, गैर श्वेत व्यक्तियों को भी भेजा जाएगा। तो उनमें से एक हमारे राजा जॉन वरपुतुरचारी भी होंगे। और ऑलरेडी ये स्पेस ट्रैवल यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं, ऑलरेडी अंतरिक्ष में जाके आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर अब नहीं है क्योंकि अब तो खूब सारे जा रहे हैं इसके कारण से। और
आगे चल के नासा वाला आर्टेमिस मिशन जब होगा तब ये शायद और ज्यादा आपके चर्चा में आए। फिर है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला जो है ये भी इंडियन अमेरिकन है भाई, और ये भी आपके ये वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है उसके साथ में जुड़ी हुई है और उसके अंदर बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर ये काम करती है। और उस वर्जिन गैलेक्टिक जो कंपनी है उसी का यूनिटी 22 नाम का एक प्रोजेक्ट था जो टूरिज्म को प्रमोट करने के हिसाब से था, स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के हिसाब से, और जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को सॉरी कुछ लोगों को बिठा करके स्पेस टूरिस्ट को बिठा करके स्पेस में लेकर के जाने का काम था। और इसके अंदर शिरीषा बांदला खुद भी गई। इससे क्या होता है, दो चीजें हो जाती है, एक तो आपका कोई शौक है या आपका एक वो होता ही है जज्बा होता है यार मेरे को जाना है और इसीलिए आप इस फील्ड में आए थे, तो वो भी पूरा होता है, ठीक है। और रोमांच वाली भी चीज हो जाती है और सबसे बढ़िया चीज है मार्केटिंग और पब्लिसिटी कि क्योंकि स्पेस के अंदर जाने में भाई साहब बहुत रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, पता नहीं कब बम बन जाए, पता नहीं कब क्या कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी का ही बहुत बड़ा अधिकारी अगर उसमें जाकर के वापस आता है, सेफली आता है, तो फिर दुनिया को भरोसा हो जाता है हाँ नहीं सेफ है। वरना अगले वाला अपनी खुद की जान दांव पे क्यों लगाएगा, दूसरों को भेजेगा नहीं नहीं तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आप देखोगे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो रक्षा मंत्री है वो टाइम टू टाइम आप देखोगे कि साहब कभी तेजस उड़ा रहे हैं, कभी आपके दूसरा कोई फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। अभी जैसे तेजस को उड़ाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने थोड़े टाइम पहले, तो वो इसके पीछे कारण ही ये था कि एक तो क्या है जब प्राइम मिनिस्टर उड़ाएंगे हमारे भाई नरेंद्र मोदी आज के टाइम के अंदर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर नंबर 1 जो आपके सबसे पॉपुलर जो लीडर है वो आपके नरेंद्र मोदी हैं। तो वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बारे में बात होती ही होती है, छोटी मोटी स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, लेकिन बात तो होगी 100% होगी। तो हमारे तेजस को अगर वो उड़ाएंगे तो तेजस की मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी, अपने आप से ही, कि दुनिया भर का मीडिया उसके बारे में बात करेगा तो लोगों को पता चलेगा, उसके अंदर जो है इंटरेस्ट शो करेंगे लोग बाग, और फिर उसकी सेफ्टी को लेके या कोई और चीज को लेके कैपेबिलिटी को लेके कंसर्न होंगे वो दूर हो जाते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो अगर उड़ा रहा है उस प्लेन को तो इसका मतलब सेफ्टी के मामले में या टेक्नोलॉजी के मामले में वो किसी भी तरीके से कम नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे के वैसे यहाँ पे शिरीषा बांदला जो है ये वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का जो यूनिटी 22 प्रोजेक्ट था उसके अंदर अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की एक महिला थी। इससे पहले कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जा चुकी थी, तो ये आपकी तीसरी महिला थी भारतीय मूल की जो अंतरिक्ष में आपके भेजी गई, ठीक है। तो ये अभी तक अपने जो भी अंतरिक्ष यात्री रहे हैं वो है भाई ये आपके राकेश शर्मा उस टाइम के, ये हमारी कल्पना चावला, ये हमारे सुनीता आंटी। सुनीता विलियम्स की एज क्या है, 58 के आसपास है इनकी एज, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। आपकी हमारे मम्मी की उम्र से भी ज्यादा है इनकी उम्र, और ये मस्त स्पेस के अंदर घूम के आ रही है। आपके हमारे मम्मी के भाया हमारे तो गोटा दुख है, ठीक है ना। हाँ, तो ये फर्क हो जाता है खान पान का, एक्सरसाइज का, ठीक है, और फिर काम करते रहने का। फिर अगला है राजा जॉन वरपुतुरचारी, ठीक है, ये है हमारे, और ये है आपके शिरीषा बांदला। तो ये आपके भारतीय मूल के या भारतीय अंतरिक्ष यात्री। इसके बाद में छोटे मोटे कुछ और फैक्ट्स देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर जैसे पर्यटन जो है ये काफी ज्यादा अब आपके पॉपुलर हो रहा है, स्पेस टूरिज्म जो है। तो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री जो पर्यटक के रूप में स्पेस में गए थे या भेजे गए थे वो कौन है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये है आपके डेनिस टीटो। ये जो डेनिस टीटो है ही वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, विश्व के पहले एक पर्यटक थे जो स्पेस ट्रैवलर के रूप में आपके अंतरिक्ष में भेजे गए। और इनको किसने भेजा था, तो स्पेस एडवेंचर्स कंपनी नाम की यूएसए की एक कंपनी है उसके द्वारा इनको 2001 के अंदर अंतरिक्ष में भेजा गया था या फिर ये गए थे। तो ये आपके डेनिस टीटो। उसके बाद में दूसरे हैं आपके अनुशेह अंसारी। अनुशेह अंसारी जो है ये रही भाई, ये भी आपके यूएसए की सिटीजन है, ठीक है। हालांकि ये ईरान मूल की हैं, इनके मदर फादर ईरान से थे, बाद में वो इधर आके यूएस आगे शिफ्ट हो गए, तो ये तो ईरानियन ही है। तो सॉरी आपके यूएस की हैं। तो अनुशेह अंसारी जो है ये विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थी भाई, ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन स्पेस टूरिस्ट, इनको भी स्पेस एडवेंचर कंपनी जो है उसके द्वारा भेजा गया अंतरिक्ष में। इनको भी इसी ने भेजा था, इनको भी इसी ने ही भेजा, और इनको 2006 के अंदर भेजा गया था, ठीक है। तो ये आपके अंतरिक्ष पर्यटक विश्व के अंदर सबसे पहले पुरुष कौन थे और महिला कौन थी वो अपन ने देखा। अब एक दो नाम और हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए। एक है आपके एलिसा कार्सन। एलिसा कार्लसन जो है आपके, ये आगे चल के बहुत आपके नाम चर्चा में रहने वाला है क्योंकि भविष्य के अंदर स्पेस एक्स और नासा मिल करके मंगल ग्रह के लिए एक मानव मिशन करने का प्लान कर रहे हैं भाई। 2033 के आसपास का प्लान है, हो सकता है वो और लेट भी हो जाए आपका, ठीक है। पर
ऐसा प्लान है उनका कि साहब 2033 के आसपास जो है वो नासा और स्पेसएक्स कंपनी मिल करके मंगल ग्रह पर इंसान को भेजेंगे और वो इंसान मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना, लगभग लगभग फाइनल है, ठीक है, 100% तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत लंबा टाइम पीरियड है, बाकी लगभग लगभग फाइनल है कि वो होंगी आपकी एलिसा कार्सन, ठीक है। एलिसा कार्सन जो है आपके, ये एक्चुअली इसलिए स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये जो ट्रिप होगी मार्स के लिए, ये वन वे ट्रिप होगी भाई। ये जाएंगी लेकिन वापस नहीं आएंगे। ये पूरी जिंदगी जो है अपना वहीं पे सरवाइव करेंगी, ठीक है, जिंदा रही तब तक ठीक है, तो उसके बाद में जो है वो इनका अल्टीमेट सेक्रीफाइस होगा वो भाई ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए और अपने जुनून के लिए भाई। ऐसा तो है नहीं कोई मजबूरी में जा रही हैं, इनका खुद का जुनून रहा है। और ये जो बच्ची है, मतलब ये लड़की है भाई, एक टीनेजर है, आप शायद आपकी उम्र की ही होगी, ठीक है ना, लगभग आई थिंक, मतलब क्या हो गया, हाँ, तो ये अब उस टाइम पे 17 की, अभी आई थिंक थोड़ा-सा 2-1 साल और ज़्यादा हो चुके होंगे। तो 18-19 साल के आस-पास की ये बच्ची है और राम जाने कैसे, लेकिन आप और हमको तो 18-19 साल की उम्र में मेरे को तो नहीं था क्लियर कि क्या करना है ज़िंदगी के अंदर। इस बच्ची को जो है वो शुरुआत से ही क्लियर था कि इसको क्या करना है। तो इसका ये था कि मेरे को मंगल पे जाना है, ठीक है, मेरे को स्पेस ट्रैवलर बनना है। अब पहला दूसरा वाला सीन नहीं था इनका, पर इनका ये था कि मेरे को मंगल ग्रह पे जाना है। और उसके लिए इन्होंने बचपन से ही, बिल्कुल शुरुआत से ही इन्होंने हर चीज उसी हिसाब से काम किया। इन्होंने खुद को फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर, हर तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को परफेक्ट किया, फिट किया, तैयार किया उन चीजों के लिए, ठीक है। खुद से ही पूरी की पूरी चीजें खुद से ही इन्होंने अपने परिवार में इन्होंने ही करी। नासा की कोई ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, कोई इस टाइप के सेशंस होते थे, सब इन्होंने किए, सारे किए और अल्टीमेटली खुद को साबित किया कि शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस ट्रिप, ठीक है। और उसके अंदर नासा स्पेस है और खुद से ही मैडम ने खुद से ही जो है वो ऐलान कर दिया था कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, मंगल ग्रह पे। और कहता ना मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ, ठीक है, आजमा करके देख लो। और था भाई, इससे बेस्ट कोई सुटेबल कैंडिडेट आपके पास में था ही नहीं, वास्तव में नहीं था। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल है कि यही जाएंगी आपके, ठीक है, 99.99%। बाकी तो देखो आगे चल के क्या रहता है। और इसके अंदर सबसे मतलब स्पेशल चीज ही हो जाती है कि ये वन वे ट्रिप है। ये ठीक है, बोलने को आपको वो लग सकता है कि यार कि वहां पे वो कहते नहीं ये जाएंगी, कितना बढ़िया काम है। अरे बढ़िया काम कैसे है? ये तुमको एक बार की लग रहा है कि हाँ भाई ये बढ़िया काम है, जाने के बाद में, उसके बाद में इंसान एक कहते हैं ना सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। वहां पे अकेले रहो, पूरी जिंदगी आप अकेले रहो, अपने परिवार को छोड़ करके रहो। चलो ठीक है, आपने कुछ लाइफ के अंदर कुछ चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी, वो एक अलग बात है। पर फैमिली को छोड़ के जाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और आपको पता है कि आप वापस उनको कभी नहीं देखने वाले हो, किसी दूसरे इंसान को ही नहीं देखने वाले हो। वहां पर क्या परिस्थितियां होंगी, तुम्हारे को क्या आइडिया है? किस लेवल पे वहां पे तूफान, टेम्परेचर, रेडिएशन, क्या खतरे रहते होंगे? कोई कुछ एलियंस हो जाए, एलियंस का मतलब जो है ऐसे अपने जैसे नहीं, एलियन का मतलब कोई भी वहां पे वायरस, बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के हो जाए, आप वहां पे गए, जाते ही आपके मामला गड़बड़ हो गया, कुछ कुछ भी हो सकता है। ऐसा होगा नहीं, 100% श्योरिटी है, बट रिस्क हमेशा रहेगा। और इनसे भी बड़ा जो सेक्रीफाइस है वो उनके फादर का है। एक पिता जो है अपनी इकलौती बच्ची को जो वो जाने दे रहा है कि हाँ भाई ठीक है, अगली जाना चाह रही है, उसका अपना सपना है बिल्कुल, और उसको पूरा करने में इन्होंने, उनके फादर ने मदद भी करी। तो ये आपकी एलिसा कार्सन। उसके बाद में है गोपीचंद थोटाकुरा, ठीक है, लोटासरा नहीं है भैया। तो ये जो गोपीचंद है ये बेसिकली इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट हैं, पहले भारतीय हैं जो अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए, ठीक है। तो भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक, इंडिया फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। क्योंकि जो आपके सुनीता विलियम्स हैं या आपकी कल्पना चावला हैं, शिरीषा बांदला हैं, ये पहली चीज तो भारतीय मूल के हैं। दूसरी चीज, जैसे कल्पना चावला और जो आपकी सुनीता विलियम्स है, ये स्पेस टूरिस्ट के रूप में स्पेस में नहीं गए, ये अंतरिक्ष अनुसंधान करने के उद्देश्य से गए हैं। शिरीषा बांदला गई हैं जो स्पेस के अंदर टूरिस्ट के हिसाब से, लेकिन वो जो है वो आपके भारतीय नहीं है, भारतीय मूल की महिला है। ये जो भाई साहब हैं ये अपने इंडियन हैं। और ये अभी आपके आई थिंक 2024 के अंदर ही जो है ये आपके अंतरिक्ष में गए थे। और पहले भारत के आपके अंतरिक्ष पर्यटक हैं, इंडिया फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट। और इनको ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है जेफ बेजोस की, उसका न्यू शेपर्ड 25 मिशन जो था उसके माध्यम से ये आपके अंतरिक्ष में गए थे। समझ में आ गया? ये कुछ एक फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। लिखो देखें, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। रिएक्ट करता है और आपको बहुत सारी चीजें पकड़ में आएंगी, समझ में आएंगी, पर पकड़ में या समझ में तब आएगी जब तुम समझदार हो।
तुम मैच्योर हो, तब आपको वो चीजें पकड़ में आएगी या समझ में आएगी। अगर आप मूर्ख हो तो नहीं समझ में आएगा आपको वो चीजें, या आप इमेच्योर हो तो आपको पकड़ में नहीं आएगी या समझ में नहीं आएगी चीजें, है ना। तो थोड़ा मैच्योर बिहेव करना अभी के टाइम के अंदर, ना आलतू फालतू स्टेटस लगाना, ना मेरा है ये समझना, ना कुछ और करना, साइलेंटली इन चीजों को ऑब्जर्व करना कि हो क्या रहा है, क्या इसके आगे चीजें चल करके हो सकती हैं, हमको किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा हमको भारत सरकार, जो भी सरकार होती है वो भारत की सरकार है, हमारे को उनके ऊपर थोड़ा भरोसा करना चाहिए कुछ हद तक, और स्पेशली जब आपको लग रहा है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा इन मामलों के अंदर ठीक रहा है, तो फिर आप भरोसा कर सकते हो। पर आपके पॉलिटिकल चीजें भी आप देखोगे अभी होती भी, जहां पे क्वेश्चन किया जाएगा, स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन किया जाएगा, या ऐसी घटना को ही क्वेश्चन कर देगा कोई ना कोई, तो ऐसा भी मूर्ख होगा, इस लेवल पे भी होगा। तो आपके अंदर ये मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वॉर जो होता है वो आज के टाइम में कन्वेंशनल वॉर नहीं रहे हैं भाई। आज के टाइम में वॉर जो है वो उनके टाइप्स बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं, ठीक है। आज के टाइम के अंदर जो पुराना कन्वेंशनल वॉर होता था कि आर्मी से आर्मी भिड़ती थी, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में साइबर वॉर है, आज के टाइम में वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन वॉर है, ये सारी चीजें चलती है। और हम ऑलरेडी एक बहुत भारी झटका ले चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को तो पता ही नहीं है, हमने बहुत भारी गलती जो है पिछली बार करी भी है। होप सो इस बार आम जनता वो गलती नहीं करेगी, सरकार ने नहीं करी थी, मिलिट्री नहीं करी थी, आम जनता ने करी थी भाई पिछली बार वाली जो गलती थी ना, और गड्ढे में डाल दिया था हमने सारी की सारी चीजों को, सारे के सारे एफर्ट को पूरा का पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया था। आपको जो पिछली याद है कि साहब हमने पुलवामा अटैक होने के बाद में हमने जो ये कहता ना वो पाकिस्तान को सबक सिखाया था, कोई सबक नहीं सिखाया था तुमने, हमने उल्टा हमने जो है वो गवर्नमेंट को कहता ना हमारी मिलिट्री को जो ना ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया था कि वो आपका हमारा मुंह ताकते रह गए थे, ठीक है। और कुछ हमने मतलब हमारी ही गलतियां थी कुछ, इस बार वो गलती नहीं करनी, पहली चीज तो ये है। और अभी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी ना, अभी आपको खुद के लेवल पे ये चीजें फील होगी, सोसाइटी के लेवल पे भी आपको बहुत चीजें फील होगी। वॉर के बारे में बात करना बहुत डिफरेंट चीज होती है, वॉर को फेस करना बहुत डिफरेंट चीज होती है, और वॉर के अंदर होना बहुत डिफरेंट चीज होती है। तीनों में बहुत फर्क है। वॉर के अंदर होने का मतलब है जो मिलिट्री जो लड़ रही है वहां पे, वो ही जानता है कि रियल में वॉर क्या है। क्योंकि जब जान दांव में लगी हुई होती है ना, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में जान की भी क्या कीमत है, देश की भी क्या कीमत है, क्या चीजें हैं, और हम ये अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं। वो आदमी वहां पे मर रहा है ना, वो कोई 50,000 की या 60,000 की नौक वो कहता है आपके पैसे के लिए नहीं मर रहा है, वो एक हायर कॉज के लिए मर रहा है। और वो जब मरे तब वो प्राउडली वो कहता है उस चीज के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और उसको प्राउड फील होना चाहिए कि यार उसको कभी भी ये मन में नहीं आए कि यार किन लोगों के लिए या किस पर्पस के लिए जो है वो मैं अपनी जान दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेक श्योर करना अपना काम है। और दूसरी जो चीज है ना, तो ये तो वॉर के अंदर जो है वो व्यक्ति उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू वो ही जानता है, आप और हम समझ भी नहीं सकते। दूसरा होता है वॉर को फेस करना, ये बहुत अलग चीज होता है। और एक वॉर की बातें करना, अभी तक आप और हम सारे के सारे या इंडिया की सोसाइटी पूरी पूरी जो है ना वो बातें कर रही थी वॉर की, जैसे हम पाकिस्तान को सबक सिखाओ, ये कर दो वो कर दो। अब वॉर होने जा रहा है, मोस्ट पॉसिबली होगा, ठीक है। और नहीं भी हो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर होगा ना तब चीजें डिफरेंट होगी भाई, बहुत डिफरेंट होगी। क्योंकि जब वॉर होता है तो कोलेटरल डैमेज होता है, समझ रहे हो चीजों को। जब एक बिल्डिंग गिरती है, वो उस शौर्य मूवी का डायलॉग भी है, जब एक बिल्डिंग गिरती है तो आसपास की बिल्डिंग्स जो है ना वो अफेक्ट होती है, कोलेटरल डैमेज। जब वॉर होता है कोलेटरल डैमेज होता है। और तुम और हम जैसे जो होंगे ना, मेरे को तो इसमें मैं शामिल नहीं करूंगा, और मोस्ट ऑफ जो लोग है ना अभी जो है उनकी हकीकतें पता चलेगी कि वो वॉर के लिए तैयार ही नहीं थे, वो बस फालतू माहौल बनाने वाले लोगों में से थे, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है कि वॉर के लिए क्या प्राइस पे करनी पड़ती है आपको। जो अल्टीमेट प्राइस है वो तो पे कर रहा है, जो वॉर के अंदर है वो पे कर रहा है, या उसकी फैमिली पे कर रही है। उसके अलावा जो छोटी मोटी भी है ना वो भी पे नहीं की जाएगी, क्योंकि अभी कुछ मासूम लोग भी साथ ही साथ में मारे जाएंगे, जो मासूम है नहीं बाय द वे, ठीक है ना। क्योंकि मासूम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो जाता है कि साहब हमने तो नहीं किया ना ये चीज, एक लड़की का रेप हो रहा है आपके सामने, और जो भीड़ वहां पे खड़ी है पूरी तरीके से वो जिम्मेदार नहीं हो भले, लेकिन कुछ हद तक उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि तुम चुपचाप वहां पे खड़े रहे, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम चाहते तो उस चीज को रोक सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। बाद में आप ये कहते मैंने थोड़ी किया रे भाई, ठीक है ना। तो वो जैसे तुमको समझ में आता ना, वैसे वैसे आतंकवाद भी होता है। आतंकवादी तुम्हारे यहाँ पे पनप रहे हैं, या फिर तुम उनको शह दे रहे हो, तुम उनको लेकर के आ रहे हो अपने घर में, या फिर किसी दूसरे घर में अगर तुम भेज रहे हो उसको, दूसरे देश में भेज रहे हो, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी, छोटी सी ही सही लेकिन बनती है। पर क्या ना, आम आदमी में अगर इतना ही दिमाग हो, इतने एस्पेक्ट्स वो सोच पाए, तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी, सब आईएएस नहीं बन जाते क्या फिर, ठीक है ना। मूर्ख तो मूर्ख होता है, और मूर्ख मूर्खों की तरह जिएगा, उसी तरीके से रहेगा, सीधी सी बात है। उसके अंदर किसी को राजी करने वाली मेरी तरफ से तो कोई बात है नहीं कि नहीं नहीं सब अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं होंगे, अपनी जगह होंगे,
पर ऐसी चीजें हैं। तो वो लोग हालांकि मासूम है नहीं, पर तुम लोगों को लगेंगे कि मासूम बच्चे मारे गए। काहे के मासूम बच्चे हैं? एक बार जाकर के देखना, बीबीसी की ही डॉक्यूमेंट्री है, दूसरी डॉक्यूमेंट्री से आपको पता चलेगा उनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। आपको बहुत अच्छे से चीजें पता चल जाएगी। पर वो ठीक है, आम आदमी को पता नहीं होता तो उसको यूं लगता है कि यार जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला होगा, वैसा है नहीं। पर ठीक स्टिल कि कुछ लोग मारे जाएंगे और उसके बाद में आपकी, क्योंकि आप और हम ह्यूमंस हैं, इंसान है, हमारी वो फीलिंग्स किक इन करेगी क्या कि आम जनता, मासूम जनता मारी जा रही है। अब ठीक है, हमने सबक तो सिखा दिया ना, अब बस हो गया कल्याण। ये है वॉर का प्राइस, कि तुमसे इतना सा भी वॉर झेला नहीं गया, कि तुम चले थे हायर कॉज के लिए कि आतंकवाद को खत्म करना है। दो चार लोग एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस हो गए तुम्हारे या किसी सामने वाले के, और तुमने कहा रहने दो रहने दो रहने दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वो अगली बार आएंगे, फिर से 28 को मारेंगे, 28 के बजाय 48 को मारेंगे, फिर चिल्लाना वापस से, फिर 2 5 को 10 20 को मारना, फिर इमोशनल हो जाना, फिर वो आएंगे, फिर 100 को मारेंगे। आज नहीं तो कल वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे, आज नहीं तो कल वो भारत के टुकड़े कर देंगे। वो है ना, अगर तुमको एक गलत फहमी हो ना, निकाल देना कि मेरे रहते हुए भारत के टुकड़े कोई ऐसे ही होते हैं क्या, यूं ही होता है क्या, हो गए भाई, तुम्हारे रहते हुए टुकड़े हुए हैं। तुमको अगर लगता है नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बातें करने की होती है, करने की नहीं होती। तेरा जो ब्लड है ना, तेरा और मेरा जो ब्लड है, तेरे और मेरे जो दादाजी परदादाजी थे ना, वही थे उस टाइम पे जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए। क्या उखाड़ लिया, हो गया ना अलग। रोका तेरे पापा ने, मेरे पापा ने, तेरे दादाजी ने, मेरे दादाजी ने, हो गया ना, टुकड़े हो गए। तेरे को क्यों गलत फहमी है कि तू बड़ा सुपरमैन है या शक्तिमान है, तू रोक लेगा इस चीज को? हिम्मत नहीं होती भाई, ठीक है ना। वॉर जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है। जब बातें होती है तभी होती है चीजें, कैसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए। जब होने जाता है ना, आदमी की हालत खराब हो जाती है वहां पे। ठीक है, तो इसके लिए अब तैयार रहना प्राइस पे करने के लिए, क्योंकि अगर आपने जंग छेड़ी है किसी बड़े कॉज के लिए, तो उसके लिए फिर मेंटली उतने स्ट्रांग हो जाओ, साइकोलॉजिकली उतने स्ट्रांग हो जाओ उस चीज को लेकर। नहीं होंगे, अभी देखना तुम मीडिया के अंदर बढ़िया से सब राजी होकर चिल्लाएंगे, ये लो हमने बदला ले लिया। कौन सा बदला ले लिया? ये कोई बदला है क्या? धज्जियां उड़ा के रख दो उनकी, खत्म करके रख दो उनको, दोबारा सोचना नहीं चाहिए, अगले 20 साल तक देखने नहीं चाहिए हमारी तरफ। देखेंगे तो सही, खरपतवार है, खरपतवार एक बार गायब कर दोगे तो खत्म नहीं होगी, वो वापस उगेगी। पर एक बार की तो उसको जड़ से खत्म करो, ताकि अगले 20 साल हम शांति से हमारा डेवलपमेंट करें। देन हम यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर वो पनपेंगे, फिर मारेंगे, हर बार मारेंगे। ठीक है, और तब तक मारते रहेंगे जब तक कि खरपतवार जो है वो मामला उसका सेट नहीं हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इन चीजों का। अभी आप देखोगे इस चीज को, पॉलिटिकल डिबेट्स होंगी, आम जनता खूब राजी होगी इस चीज को लेकर के, कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो चीज है ना, हर कोई इस पूरे के पूरे इस धुएं के अंदर अल्टीमेट जो एम है उसको भूल जाएगा कि हम क्या चीज करने के लिए चले थे। हम हमारी फोर्सेस के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए किस लेवल पे हम सपोर्ट करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, वो हमने अचीव किया कि नहीं किया। और होप सो गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती हो कि सिर्फ छोटी मोटी स्ट्राइक्स करके और जो है उसको कहता नाम के ठंडे बस्ते में नहीं डाल दे। और मेरे को लगता है कि हायर इतना तो मेरे को भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ना वो टैलेंटेड हैं। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप से नहीं होता है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, जो आर्म फोर्सेस को चला रहे हैं, जो आपके प्रशासन को चला रहे हैं, जो पुलिस को चला रहे हैं, या आपके दूसरे एक्सपर्टीज वाले फील्ड्स को चला रहे हैं, वो एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है कि हमने एक ट्रैप बिछाया है पाकिस्तान के लिए। वो क्या है वो तो मेरे को नहीं पता, पर है ये ट्रैप। पाकिस्तान होप सो इसके अंदर फंसेगा, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करता है। ठीक है, वो हमेशा मतलब पागलों की तरह ही बिहेव करते आया है, और उसको यूं ही लगता है बस खत्म। वो होता है ना, बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, कि जब उसके मन का काम नहीं होता, कुछ नहीं करता, वो बिखेरे कर देता है, फड़ 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 करने लगेगा बस। तो उसको यूं लगता है हाँ मेरी बात ये जो है मान लेंगे। तो अपन ने ट्रैप बिछा है, ये शुरुआत है अभी, समझना इस चीज को। और मेरे को लगा था तुम लोग मैच्योर हो गए इस चीज को लेकर के, और करना भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। अभी के टाइम में अभी सब स्टेटस लगाएंगे, ये हमने कर दिया, ये नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, ये आरएस प्री था, अभी मेंस बाकी है, अभी इंटरव्यू बाकी है, बहुत सारी चीजें बाकी है। खरपतवार को खत्म करने निकले हो तुम, दो फटाके क्या छोड़ दिए उसको कहता ना खरपतवार के अंदर, खरपतवार खत्म नहीं हो जाती है वहां पे, वो खत्म ही करना है, जड़ से ही खत्म करना है। और अभी तक उसको लेकर और खूब अभी नैरेटिव्स चलेंगे, आपको और हमको देखना है, इंफॉर्मेशन वॉर चलेगा।
पहले भी चला हुआ है, हम हारे हुए हैं उसके अंदर, बहुत बुरी तरीके से हारे हुए हैं। अभी सही टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, ठीक है, पर आगे कभी न कभी अपन उस चीज को लेके बात करेंगे। बुरी तरीके से हारे हुए हैं अपन, और भारत की जनता को पता भी नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा डिजास्टर किया हुआ है, कितनी बड़ी गड़बड़ जो उन्होंने कर रखी है। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, अभी की ही बात है ना। तो इसलिए थोड़ा मेच्योरिटी से बिहेव करना अभी के टाइम के अंदर। अभी कुछ चीजें बाकी है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखो, आर्म फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखो, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लाइफ के हिसाब से ये चीज बोल रहा हूँ, पर ये फॉलो कोई नहीं करेगा, ये पक्की बात है, करना भी मत, ठीक है। नहीं कर लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा ना मामला, ठीक हो जाएगा तो हम जैसों का एंटरटेनमेंट कैसे होगा, ठीक। देखो, जब चीजें क्लियर दिख रही हो ना, उस टाइम पे हर कोई भरोसा कर सकता है, हर कोई। उस टाइम पे भरोसा करना बहुत आसान है। जब तुमको चीजें क्लियरली दिख रही हैं तो आप बहुत आसानी से किसी पे भी भरोसा कर सकते हो। हाँ, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। वो भरोसा है, वो ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट होता है वो जब कुछ नहीं दिख रहा हो, और उस टाइम पे आप बोलो, जब सब कुछ चीजें अगेंस्ट हो या कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो, उस टाइम पे आप अगर फेथ रखते हो, उस टाइम पे आप ट्रस्ट रखते हो ना, वो रियल ट्रस्ट होता है। ये रिश्तों में भी होता है, ये परिवार में भी होता है, इंसानियत पर भी होता है, और देश के लिए भी होता है। हर लेवल पे होता है, और हम इनमें से किसी लेवल पर ट्रस्ट नहीं रखते हैं। रिश्तों की बात कर लो, आपके तो हाँ मेरे को पूरा ट्रस्ट है, पूरा ट्रस्ट है, कुछ भी गड़बड़ होता है तुरंत भागो, मेरे को तेरे से उम्मीद नहीं थी, तूने ये ऐसे कैसे कर दिया, फलाना ढिमकाना। ट्रस्ट था तो ट्रस्ट रखना भाई। जब ईश्वर पे तुमको भरोसा है तो रखो उसको। गड्ढे में भी जा रहे हो तो रखोगे यार, तूने बोला है घुसेंगे गड्ढे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है तू कहां लेके जाएगा। जैसे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तुरंत वो कहते हैं भगवान को गालियां देनी शुरू कर देंगे। कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, भाई साहब आपका लाइफ पार्टनर जो वो खराब है, मेरी तो जिंदगी खराब है, बर्बाद है, मम्मी पापा खराब हैं, भाई बहन खराब हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार। भरोसा रखो यार, अगर ट्रस्ट है तो फिर रखो इस चीज को, लास्ट तक रखो, मरते दम तक रखो। ट्रस्ट तो वो है, जब चीजें तुम्हारे वो कहते हैं फेवर में चल रही थी या तुमको दिख रही थी, उस टाइम पे तो कोई भी मूर्ख भी ट्रस्ट कर लेगा ना। भाई जब मेरे को नहीं दिख रहा है तब मेरे को भरोसा करना है, नहीं यार आगे सीढ़ी है, वास्तव है, कुछ जगह है, गड्ढा नहीं है वहां पे। दिख रहा होगा तो मैं चल ही लूंगा, हाँ यहाँ पे है जमीन, हाँ यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है। मैं जिस पे ट्रस्ट करता हूँ आंख बंद करके करूंगा, वो बोलेगा मेरे को यहाँ घुस जा, तू घुस जा, आग लगी हुई है, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे तो आग है, वो कह रहा है कि नहीं यार तू बस घुस जा, ठीक है तूने बोल दिया ना, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने को बोल रहा तुमको, पर मैं जस्ट तुमको एक चीज बता रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान होता है, उसका मतलब भी नहीं जानती है जनता कि हमको ट्रस्ट है, हमको फेथ है। ट्रस्ट और फेथ ऐसे नहीं होते भाई। ट्रस्ट हो गया, फेथ हो गया, आपका करेज हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया, आपका पोटेंशियल हो गया, ये खराब टाइम में जज किया जाता है। खराब टाइम से गुजरते हो, पहली चीज गुजरते नहीं, और जब गुजरते हैं तब वो कहते हैं रायते फैला देते हैं। तो अभी बहुत सारी खुद के बारे में भी आपको पता चलेगा, इंडिया की सोसाइटी के बारे में भी आपको चीजें पता चलेगी। और अगर तुम ट्रस्ट रखते हो तो पूरा रखना, आधा अधूरा मत रखना, या तो इधर रहो या फिर वो कहता ना उस तरफ रहो। और ये गेम अभी लंबा है, अभी ज्यादा सेलिब्रेट करने की, हाँ एंजॉय करो इस चीज को, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। जैसे अभी सुबह सुबह ही मेरे को किसी ने मुकदर ने ये चीज बोली थी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली क्या है, तो भाई साहब ये तो अभी एक चुटकी सिंदूर है, मांग तो पूरी भरनी अभी बाकी है, ठीक है ना। तो मेरे लाइन बहुत मतलब मैं यार सुबह सुबह उठते उठते ही वो कहता ना इतने तगड़े तगड़े डायलॉग किधर से आ रहे हैं भाई साहब, वो कहता बहुत सही था। और ये है भी, अभी तो शुरुआत है ना, अभी तुमने कुछ पक्का कुछ ट्रैप बिछाया है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है क्या इनकी तरह आके कुछ दो फटाके छोड़ करके जो राजी हो जाए, या फिर इसराइल और हमास की तरह है, या ईरान की तरह है, इसराइल और ईरान की तरह कि दो इधर से बम फेंक दिए इन्होंने, फिर दो इधर से फेंक दिए, राजी हो गए ना। हम बहुत लंबा गेम खेलेंगे, ठीक है, होप सो खेलेंगे, क्योंकि अच्छे लोग टैलेंटेड लोग वहां पे बैठे हुए हैं, इसलिए चलो। और थोड़े मेच्योर हो जाओ गरीबों, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, क्या मतलब बच्चों की तरह बिहेव करते हो यहाँ पे आकर के, बच्चों की तरह आंसर करते हो, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी के कंपनी के बारे में। स्काई रूट एरोस्पेस जो आपकी कंपनी है, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स हैं उसके बारे में। विक्रम नाम का उन्होंने एक रॉकेट बनाया है, प्रक्षेपण यान बनाया है भाई, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का प्रक्षेपण यान है, रॉकेट है। ये तो विक्रम, विक्रम जो है ये नाम रखा गया विक्रम साराभाई के नाम पे। फिर इन्होंने बनाया विक्रम फर्स्ट। विक्रम फर्स्ट जो इन्होंने बनाया उसके अंदर इन्होंने सॉलिड प्रोपेलेंट, ठोस प्रणोदक को काम में लिया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें लिक्विड या क्रायोजेनिक कोई और नहीं है आपके। तो ठोस प्रणोदन इंजन आधारित रॉकेट, सॉलिड प्रोपल्शन इंजन बेस्ड रॉकेट, ये इंडिया का पहला
रॉकेट था जिसको प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया, निजी कंपनी द्वारा बनाया गया। तो निजी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला रॉकेट, इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय प्राइवेट कंपनी। देन उसके बाद में स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया विक्रम 2। ये जो विक्रम 2 नाम का इन्होंने रॉकेट बनाया या प्रक्षेपण यान बनाया, इसके अंदर इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन को काम में लिया। ठीक है, तो भारत का पहला ऐसा रॉकेट जिसके अंदर क्रायोजेनिक इंजन को काम में लिया गया, ठीक है, निजी कंपनी द्वारा बनाया गया, वो है आपका विक्रम 2 क्रायोजेनिक इंजन आधारित रॉकेट, क्रायोजेनिक इंजन बेस्ड रॉकेट। उसके बाद में है तीसरा आपके तीसरा है आपके धवन फर्स्ट। धवन फर्स्ट क्या है? तो धवन फर्स्ट बेसिकली इसके अंदर जो क्रायोजेनिक इंजन काम में लिया गया ना विक्रम 2 के अंदर, उसका नाम है। तो भारत का पहला निजी कंपनी या निजी तौर पर विकसित पूरी तरीके से एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। पूरी तरीके से क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी भी होती है, पढ़ चुके ना अपन उसके बाद। हाँ, ये आपका फुल प्रूफ आपका क्रायोजेनिक है। तो धवन फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, और ये धवन फर्स्ट लगाया गया है आपके विक्रम 2 के अंदर। ठीक है ना। धवन का नाम जो है ये आपके सतीश धवन के नाम पे रखा गया है। विक्रम नाम जो है आपके विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। और ये जो इन्होंने विक्रम रॉकेट बनाया था, इस विक्रम रॉकेट के अंदर इन्होंने कलाम 80 नाम का इंजन जो है वो काम में लिया था। तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कलाम, विक्रम और ये धवन क्या है, बस आपको ये बेसिक ये पता रहे, ये ठीक है। इसके बाद में रिसेंटली आपके एक चर्चा में चीज रही थी रूमी फर्स्ट, जो आपका लॉन्चिंग है। रूमी फर्स्ट क्या है? और ये जो इन्होंने विक्रम रॉकेट बनाया था, इस विक्रम रॉकेट के अंदर इन्होंने कलाम 80 नाम का इंजन जो है वो काम में लिया था। तो ये थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, कलाम, विक्रम और ये धवन क्या है, बस आपको ये बेसिक ये पता रहे, ये ठीक है। इसके बाद में रिसेंटली आपकी एक चर्चा में चीज रही थी रूमी फर्स्ट, जो आपका लॉन्चिंग है। रूमी फर्स्ट क्या है? तो पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो इट इज इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट डेवलप्ड बाय स्पेस जोन इंडिया कंपनी. It combines the advantages of both liquid and solid propellant system. That's why it is called hybrid rocket system या hybrid rocket. तो hybrid क्यों है? क्योंकि इसके अंदर solid propellant और liquid ऑक्सीडाइजर दोनों काम में लिए जा रहे हैं। मैं समझाऊंगा, अभी अपन जस्ट इसको पढ़ रहे हैं। It was launched by hydraulic mobile launch system from Tiruvidandhai in Chennai. It uses eco-friendly and cost-effective mechanism of parachute system for safe recovery of rocket components. स्पेस जोन इंडिया कंपनी द्वारा विकसित भारत का पहला पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। इसके अंदर तरल एवं ठोस दोनों प्रणोदन प्रणालियों की विशेषताएं होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड। ठीक है, इसको चेन्नई के तिरुविदंथई नाम की जो जगह है वहां से इसको हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यह रॉकेट के हिस्सों की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है तो इस रॉकेट के पार्ट्स वापस से लौट करके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही एडवांस लेवल की पैराशूट सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज में लिया गया है। तो यह रॉकेट के हिस्सों की सुरक्षित पुनर्प्राप्ति के लिए पैराशूट सिस्टम का उपयोग करता है, जो कि एक पर्यावरण हितैषी और सस्ती प्रणाली है या सस्ती तकनीक है। अब ये रूमी फर्स्ट क्या है, मैं आपको सीधा सा बताऊं, ये इंजीनियरिंग का मार्वल है भाई। यानी कि ऐसी चीज है जो आपको फील करवा देगा कि इंडिया के इंजीनियर्स जो है ना वो दी बेस्ट है भाई, और हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे को ना तो कोई संसाधनों की सीमितता रोक सकती है, ना कोई और चीज रोक सकती है। और रूमी फर्स्ट जो है उसका सबसे सॉलिड एग्जांपल है। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर अपन पूरी रामायण को ही इसको अपन समझते हैं। एक्चुअली ये आईआईटी मद्रास के कुछ पास आउट स्टूडेंट्स थे, जस्ट पास आउट स्टूडेंट्स। ठीक है, बीटेक किया उन्होंने, बीटेक एमटेक किया, और उसके बाद में उनका ये था कि यार अपन एक ना स्पेस की फील्ड में कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। कि ठीक है भाई, तो क्या बनाएंगे? रॉकेट बनाएंगे अपन। तो पागल हो गए मतलब, रॉकेट बनाओगे? रॉकेट बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। नहीं, बनाएंगे अपन तो। ठीक है यार, दो जने थे ये, मिल करके इन्होंने आपके स्पेस जोन इंडिया नाम की कंपनी जो वो स्थापित करी, और उनका हम रॉकेट बनाएंगे। तो यार ठीक है यार, उसके बाद में चाहिए इसके लिए पैसे चाहिए। तो दिमाग तो हमारे पास में है, टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेंगे, पैसे चाहिए इसके लिए। गए बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास में ये गए, सब ने उनके ऊपर हंस करके इनको रवाना कर दिया कि भाई आपके जज्बे की हम दाद देते हैं, पर यार थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए, सोचो। और आप खुद सोच के देखो, ये छोटी मोटी नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, हम रॉकेट बनाएंगे।
इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स हैं, ये अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और स्टार्टअप किस चीज का? रॉकेट बनाने का। पैसा कहां से लाओगे पता नहीं, कोई पहले से एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ भी नहीं, बस पढ़ करके आए रहे हैं अभी। तो किसी ने भी इनको पैसे नहीं दिए, किसी ने भी नहीं। खूब सारे इन्वेस्टर्स के पास में गए, और ऑब्वियस सी बात है कौन दे देगा यार? कोई करोड़ 2 करोड़ की बातें थोड़ी होती है यहाँ पे, तो भाई आपको अरबों रुपए जो वो चाहिए होते हैं आपको। तो फिर थक हार करके ये जब कुछ भी नहीं था, तो ये वहीं पे तमिलनाडु के अंदर ही, चेन्नई के वहां पे कोई एक ठीक ठाक बिजनेसमैन है, जो वहां के लोकल बिजनेसमैन है, जैसे अपने यहाँ पे दिलीप सर है, उस टाइप से कोई है, कोई व्यक्ति था, उसके पास में ही गए। उसको जाकर के इन्होंने आइडिया दिया कि भाई साहब हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, हमारे को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो उसने कहा यार इतना पैसा तो नहीं है कि जितना स्पेस की कंपनी के लिए चाहिए, पर ठीक ठाक थोड़ा बहुत पैसा दे सकता हूँ। उन्होंने कहा हमको तो थोड़ा बहुत ही चाहिए भाई साहब, हमको तो ज्यादा चाहिए ही नहीं है। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि यार बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस व्यक्ति को भी डाउट हुआ कि यार मतलब इतने से के अंदर काम हो जाएगा, तो मतलब खावा के भाग तो नहीं जाओगे? तो उसने कहा नहीं नहीं साहब आप भरोसा तो करो। उसने कहा ठीक है, मेरे से जैसा कोई आदमी रहा होगा जो थोड़ा सा पैसे को लेकर चल रहता है, यार कोई नहीं, इसको हेल्प कर दिया तो कर दिया, इधर इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, वो डूब गए तो डूब गए, कोई ना, चलता रहेगा ये सब। ठीक है, तो उस आदमी ने, वो लोकल बिजनेसमैन था। अब आप सोच के देखो एक लोकल बिजनेसमैन की कितनी ही औकात हो सकती है। उसने एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया, इनको पैसा दिया, और ये भाई लगे दोनों के दोनों, इन्होंने अपनी जो भी टीम बनाई उसके बाद में, और इन्होंने बना करके रॉकेट एक खड़ा कर दिया। और वो रॉकेट मजे की चीज क्या है? वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, रीयूजेबल। दूसरा, वो हाइब्रिड रॉकेट है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला है। अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है? आप सोच के देखो कि अभी तक, मतलब मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रोपेरेंट या प्रणोदक के बारे में, जहां पे अपने बात करती है सॉलिड, तो उस प्रणोदक की अपनी कुछ खास बातें होती है, लिक्विड की अपनी कुछ खास बातें होती है, याद है? इसका इंस्टेंट थ्रस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओवरऑल थ्रस्ट कम होता है। इसको सॉलिड वाले को कंट्रोल मैनर में ऑपरेट नहीं कर सकते। वहीं पे लिक्विड की बात करें तो इसका इंस्टेंट थ्रस्ट कम होता है, ओवरऑल थ्रस्ट बहुत अच्छा होता है, इसको कंट्रोल मैनर में ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसकी जो कमियां हैं वो इसकी अच्छाइयां हैं, इसकी जो आपकी कमियां हैं वो इसकी अच्छाइयां हैं। ठीक है ना? इन्होंने ऐसा जुगाड़ निकाला कि दोनों की अच्छाइयां आ गई और दोनों की कमियां रह गई। और इतना सिंपल और इतना कमाल का वो जुगाड़ है कि आप और हम कभी ना, अपने पढ़ लिया, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं यार, कभी दिमाग में वो चीज आई ही नहीं। इतना सिंपल उसका सोल्यूशन। इन्होंने क्या किया कि जब सॉलिड की और लिक्विड की दोनों की खास बातें चाहिए ना, तो एक काम करो, सॉलिड का या जो ठोस है उसका तो उठा लो आप फ्यूल, ईंधन, और जो लिक्विड है उसका उठा लो आप ऑक्सीडाइजर। बस हो गया काम। भाई सॉलिड वाला जो है उसका इंस्टेंट थ्रस्ट बहुत शानदार होता है, बहुत सस्ता होता है, इजी होता है बनाने के अंदर। उसकी दिक्कत क्या थी? उसको कंट्रोल्ड मैनर में ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि सॉलिड वाले के अंदर क्या, हाँ, सॉलिड वाले के अंदर अगर आपने आग लगा दी तो वो पूरा का पूरा आपका जल के ही मानेगा, पूरा खत्म होके ही मानेगा। लिक्विड के अंदर क्या होता है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप या जो भी आपका जिस भी हिसाब से आप जो है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इन्होंने कहा तो भाई करो ना यार, सॉलिड वाले का फ्यूल उठा लो, लिक्विड वाले का आप क्या कर लो, ऑक्सीडाइजर उठा लो। ऑक्सीडाइजर नहीं होगा तो क्या आपका, कहते ना ये, फ्यूल का कंबशन या ईंधन का दहन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जिस हिसाब से आप जो है वो ऑक्सीडाइजर को यूज में लोगे, उसी हिसाब से कंबशन होगा वहां पे। तो इतना गजब का ये जुगाड़ है कि आपने, हम कभी सोच ही नहीं पाए आज दिन तक कि हाँ यार ये कर दो ना यार। सॉलिड वाला जो है और लिक्विड वाला जो है, लिक्विड का ऑक्सीडाइजर उठा लो, इसका सॉलिड वाले का फ्यूल उठा लो, दोनों को कंबाइन कर दो, हो गया तुम्हारा जुगाड़। इलॉन मस्क नहीं सोच पाए भाई, तुम्हारा हम तो बहुत ही छोटी बात है। वो अपने अलग लेवल पे अपनी कहता चीजें डेवलप कर रहा है, इन्होंने ये जुगाड़ निकाल के हाइब्रिड रॉकेट बना दिया। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है कैसे? भाई साहब इसके पार्ट्स वापस लौट करके आते हैं। अब पार्ट्स लौट के आते हैं तो तुम सोचोगे दिमाग के अंदर कि यार गजब टेक्नोलॉजी होगी यार, बिल्कुल इलॉन मस्क लेवल की, वो कहता है स्पेस एक्स लेवल की, वापस आ रहे हैं, कंट्रोल मैनर में आके लैंड हो रहे हैं, ये वो। मैंने कहा कि क्यों करना है इतना सब नाटक? भाई पार्ट्स को वापस ही तो लेके आना है ना, सेफली तो लेकर के आना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई साहब सैटेलाइट को लॉन्च करना, तो करवा दिया हमने सैटेलाइट को लॉन्च। अब वापस आते टाइम पे तुम्हारे को तो उसको बस सीधा लेके ही तो आना है। तो क्यों उसके अंदर रॉकेट इंजन, इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल मैनर में लेके आ रहे हो, लैंडिंग करवा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी जो नहीं कर पा रही, इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी क्यों लेके आ रही है? सिंपल काम करो, पैराशूट लगा दो। समझ में आया तुमको? लॉन्च किया,
उसके बाद में पैराशूट से आ गया नीचे, आ गया, वहां पे तुम पहुंच गए, कैच कर लिया, लेके आ गए वापस से। मस्त काम है ये, समझ आ रहा है तुमको? इधर इलॉन मस्क लगा पड़ा है, हमारा इसरो लगा पड़ा है, वापस लाके हम उसको लैंड करवा रहे हैं कंट्रोल्ड मैनर में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये कर लगाओ, पैराशूट लगाओ, कहां दिक्कत है उसके अंदर? हर लेवल पे मतलब तुम देखो जुगाड़ है जिसको बोलते ना, ऐसा जुगाड़ कि जो हमारे सामने है और हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब चलो ये भी सारा कुछ हो गया, अब इसके बाद में लॉन्च कैसे करोगे भाई? तो आपके दिमाग में आएगा सब कुछ लॉन्चिंग वॉन्चिंग का भी इन्होंने कुछ जुगाड़ वो कतन बनाए होंगे, लॉन्च पैड ये वो बनाए होंगे। नहीं, इतना तो पैसा ही नहीं इनके पास में। तो सर इसरो वाले जो है ना, वहां से लॉन्च कर देंगे ना? कौन सा इसरो, किधर का इसरो? हमको चाहिए ही नहीं इसरो। तुम तो हमको एक खाली खेत बता दो, हम वहां से लॉन्च कर देंगे इसको। कह रहे खाली खेत बता दो मतलब क्या है? कोई खाली जगह दे दो, रामलीला मैदान दे दो, हम तो वहां से लॉन्च कर देंगे। क्या पागल हो गए हो? ऐसे कैसे? अरे तो तुम चिंता क्यों करते हो? हमारे पास में एक ऐसा मोबाइल हाइड्रोलिक मोबाइल लॉन्च सिस्टम है। अभी नाम तुमको जितना खतरनाक लग रहा है ना, इसको जब तुम समझने जाओगे ना, तुम्हारे दिमाग के तंतु हिल जाएंगे कि यार ये क्या ही जुगाड़ बना रहे होगे तुम लोग। ठीक है, हाइड्रोलिक का मतलब हो गया जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता हो। आपने ट्रैक्टर ट्रॉली देखी है? ट्रॉली होती है, जब आप ट्रॉली को खाली करना होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ट्रॉली ऐसे हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे वैसे इसमें जुगाड़ है कि आपका जो रॉकेट है ना, ठीक है, और दूसरा है इसके अंदर शब्द मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील, समझ लो। कुल मिला के इन्होंने क्या किया है, एक ट्रक लिया, ठीक है, उस ट्रक के पीछे हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया। उस हाइड्रोलिक सिस्टम से जो इनका, जहां इनको ट्रक लेके जाना है, जहां इनको खाली जगह दिख गई ना कि खेत आज खाली दिख रहा है, वहां ले जाके अपना ट्रक खड़ा कर दिया, हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन किया, सिस्टम नहीं हुआ, रॉकेट आके यूं खड़ा हो गया और उसको वहां से लॉन्च कर दिया। बात खत्म, कोई लॉन्च पैड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से लॉन्च हुआ तो खेत वाले को पता चल जाएगा, ओए भाई यहाँ क्या कर रहे हो? तो फटाफट अपना वो कहते बोरिया बिस्तर बांधा, वहां से निकल लिए, रवाना हो लिए, और बस, क्योंकि लॉन्च करना तो हो गया। अब वो जो है वो वहां से आपके लॉन्च वॉन्च कर करा के वापस आएंगे पैराशूट से, वहां पे दूसरे खेत में पहुंच जाओ पहले से। वहां पे खेत वाला पूछे भाई साहब यहाँ क्या करो? बस 5 मिनट भाई साहब, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में हम चले जाएंगे। कर क्या रहे हो? अरे अभी पता चल जाएगा। अब वो आ रहे हैं, आके वहां पे लैंड किए, तुमने पैराशूट वैराशूट हटा के सारा सिस्टम उनका लिया, इकट्ठा किया, रवाना हो गए वहां से। किसान को समझ ही नहीं आएगा कि तुम हो कौन, क्यों आए थे, क्या करके तुम चले गए। मतलब ना लॉन्च पैड बनाया इन्होंने, सोच के देखो तुम, ना लॉन्च पैड बनाया, ना लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, लॉन्चिंग सिस्टम्स डेवलप किए, एज सच कुछ नहीं। रॉकेट के साथ रीयूजेबल, उसके अंदर भी सॉलिड और लिक्विड वाला, दोनों खास बातें हैं। ठीक है, मतलब ऐसा जुगाड़ बनाया ना जो कोई सोच भी नहीं सकता है। ये है आपका रूमी फर्स्ट। और आप सोच के देखो, यही तो मतलब मैंने बोला ना कि एक लोकल आपका जो इन्वेस्टर होता है, लोकल इन्वेस्टर, कि अपने यहाँ पे होता है ना हर शहर के अंदर एक दो जो है वो थोड़े ठीक ठाक पैसे वाले होते हैं, तो चेन्नई का जो लोकल एक व्यक्ति था ना, बिजनेसमैन, उसको इन्होंने पकड़ा है और उसने इनके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। और बाकी सब ने मना कर दिया कि यार पागल हो गए क्या, कल के पास आउट हुए तुम इंजीनियर्स हो, ठीक है, और तुम ये कर दोगे। और इन्होंने ये करके दिखाया भाई। ये है आपका रूमी फर्स्ट। और ये तुम देख लो, ये लिटरली खेत है, तुमको लग रहा था मैं मजाक कर रहा हूँ। ये इनका हाइड्रोलिक सिस्टम है, इस हाइड्रोलिक सिस्टम से इन्होंने इसको यहाँ पे लाके खड़ा किया, इसको कर दिया लॉन्च। ये रॉकेट गया, आपका जा करके वापस से आ जाएगा, पैराशूट सिस्टम से इसकी वापस से रिकवरी कर ली जाएगी, बस वापस से सर्विसिंग करी, रिफ्यूलिंग करी, सेटेलाइट लगाया, फिर से लॉन्च कर दो। कितना मतलब तुम बताओ, इलॉन मस्क उधर जो है ना वो बैंकरप्ट होने के लेवल पे चला गया, दिवालिया होने के लेवल पे चला गया, ठीक है। पर इतना काम कर करके उसने बाल उड़ा लिए। अभी तुम उसको जो देख रहे हो, उसने वापस से ट्रांसप्लांट करवाए हैं भी, ठीक है ना। पैसा होता है तो सब कुछ होता है भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो उसने सब कुछ अपना जो है ना दांव पे लगा दिया, अपने रिश्ते खत्म हो गए उसके, बेचारे के बाल खत्म हो गए उसके, तब जाकर उससे जो है ना वो ऐसी कंपनी स्थापित करी। यहाँ अपने वाले कर देंगे, तुम लाओ। और कितना अब तुम सोच के देखो, इसके अंदर लॉन्चिंग की कॉस्टिंग कितनी सस्ती होगी। मेरे को लगता है छोटा मोटा तुम और हम भी जो है ना अगर लॉन्च करवाना चाहे ना, तो हम इसको बोल देंगे तो आई थिंक ₹1,00,000 के अंदर तो ये अपने कोई दोस्त वोस्त को बैठा करके लॉन्च कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कितनी सस्ती लॉन्चिंग हो रही है कि भाई कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। तो ये इंजीनियरिंग का मार्वल है, लिटरली मार्वल है, कि जहां पे आप देखो क्या उसने क्या इन्होंने ना मतलब गजब जुगाड़। और इंजीनियरिंग के पास आउट स्टूडेंट्स हैं यार,
इनके महत्वाकांक्षा देखो साहब, वो कहता है हम रॉकेट बनाएंगे, और बना के खड़ा कर दिया साहब इसको सक्सेसफुली, जो आपके लॉन्च भी कर दिया। तो ये आपका रूमी फर्स्ट, ठीक है, लिखो देखें इसको।